हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रलय सीरीज़ में पैटर्न 1 DP और 1D एरेज कर रहे हैं। और हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स को हम रिकर्जन, मेमोइजेशन एंड टेबुलेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स को स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। ओके, तो ये जो मैंने अभी पेस्ट कर रखा है ये है अभी आपका टेबुलेशन का कोड, राइट। आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में देखा था ये हमारे टेबुलेशन का कोड है। अच्छा, तो एक बार आप थोड़ा सा इस टेबुलेशन को कोड को ध्यान से देखिए। आप क्या कर रहे हैं, आपने सबसे पहले ये दो वैल्यू फिल कर लिए, और आप यहाँ से लूप लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। इधर से आपने लूप लगाना स्टार्ट किया, और जब आप इधर से आप लूप लगाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, देखिए, इन दोनों का मिनिमम प्लस कॉस्ट एरे के ith इंडेक्स पे जो पड़ा है उसको आप इधर भर ले रहे हैं, राइट। इन दोनों का मिनिमम प्लस कॉस्ट ऑफ आई, फिर आपका आइट्रेशन एक पीछे जाता है, यानी अब करंट आई ये हो जाता है डीपी ऑफ आई। देखिए, फिर आप क्या करते हैं, इन दोनों का मिनिमम प्लस जो इधर पड़ा है आपके कॉस्ट ऑफ आई पे, राइट। यही कर रहे हैं ना। अगेन अगर आप इस वाले ith इंडेक्स को भर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, इन दोनों का मिनिमम जो आपके आगे के दो बॉक्स हैं उनमें जो वैल्यूज़ पड़ी हैं उन दोनों का मिनिमम देखिए यहाँ पे मैथ डॉट मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई प्लस 1, डीपी ऑफ आई प्लस 2 और कॉस्ट ऑफ आई ऐड कर दे रहे थे, राइट। यही तो कर रहे हो आप, ठीक है। तो आप ये बात सोच के देखिए कि अगर आप कोई भी इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी ith इंडेक्स, अगर आप कोई भी ith इंडेक्स आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें क्या करते हो, आपको आगे की सिर्फ दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, राइट। आगे की दो वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ती है, और जो आपने पीछे इतनी सारी वैल्यूज़ बना रखी थी उनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। अगर आप मान लीजिए ये ith इंडेक्स फिल कर रहे हो, यानी ये वाला बॉक्स अगर आप फिल कर रहे हो, अगर आपके पास ये वाली दो वैल्यू, मान लेते हैं ये वाली, ये जिसमें मैं 3-3 लाइन बना रहा हूँ, ये 3-3 लाइन की वैल्यू अगर आपको पता है, इस बॉक्स पे क्या पता है, इस बॉक्स की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप क्या करते हो, इन दोनों का मिनिमम निकालते हो और कॉस्ट ऑफ आई ऐड कर देते हो, राइट। तो अब देखिए एक और बात यहाँ पे कि इनकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, जो हमने दो के बाद दो से पहले, यानी ये जो दो है इन दोनों के बाद के जो बॉक्स है इनकी तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमने इनको स्टोर करवा के क्यों रखा है। अब ये सोचिए ना कि इनको हमें स्टोर करवाने की ज़रूरत है नहीं, ये हमारे लिए एक तरह से गार्बेज वैल्यू हो गई है, क्योंकि हमें इनकी नीड नहीं है। जब मैं किसी भी करंट वैल्यू को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो सिर्फ मुझे उसके नेक्स्ट वन दैट इज़ दिस वन, अगर मैं ये ith इंडेक्स फिल कर रहा हूँ तो इसका नेक्स्ट वन ये हो गया, नेक्स्ट वन को मैं n1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, और नेक्स्ट 2 सिर्फ उस वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है, और ये जो आगे जो मैंने वैल्यूज़ बनाई थी पीस बाय पीस पहले उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बट स्टिल मैंने स्टोर करवा के रखा है। तो वो ज़रूरत स्टोर करवाने की ज़रूरत है नहीं है, हमें बस क्या करना है, हमें अपना, अगर मैं ith इंडेक्स, जो भी ith इंडेक्स मैं फिल कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम पहले तो हमें ये दो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए जो कि हमें पता है। फिर सबसे पहले मैं इस वैल्यू को फिल करता हूँ, सबसे पहले इसकी वैल्यू बनाता हूँ। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू बना लेता हूँ, जैसे ही मैं इस वाले, मान लीजिए इस वाले बॉक्स की वैल्यू बना लेता हूँ, तो इसके लिए नेक्स्ट वन क्या हो गया, इसके लिए नेक्स्ट वन ये हो गया n1, और इसके लिए नेक्स्ट 2 क्या हो गया, ये वाला बॉक्स हो गया नेक्स्ट 2, ये वाला नेक्स्ट 2 हो गया इसके लिए, राइट। तो अब आपकी अगली आइट्रेशन इस वाले बॉक्स के लिए आ जाएगी। अब जैसे ही इस वाले बॉक्स के लिए आ जाएगी, इसके लिए तो नेक्स्ट वन ये हो जाएगा, इसके लिए नेक्स्ट 2 ये हो जाएगा। तो जैसे ही आप कोई भी पिछले आइट्रेशन में वैल्यू बना लेते हो तो उसके बाद आप अपना नेक्स्ट वन और नेक्स्ट 2 को अपडेट कर दो ना, क्योंकि आपको इसके आगे की दो वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं, इसके आगे की वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं, बस इन दोनों की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है अगर आप ये वाला फिल करते, राइट। तो अब यहीं पे ये कंसेप्ट समझिए कि देखिए, अभी अगर यही कंसेप्ट अगर हम अप्लाई करें तो मुझे इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, और इसकी इस लाइन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, मैंने क्या किया है
कि ये जो डी पी डॉट लेंथ -1 पे जो मैंने स्टोर करवाया दैट इज़ 0, इसको ये क्या है हमारा इंट, इनिशियली तो ये हमारा नेक्स्ट 2 है सब किस, क्योंकि हमारी आइट्रेशन तो i इक्वल टू n-2 से ही स्टार्ट होगी, तो नेक्स्ट 2 में मैंने स्टोर करवा लिया 0, और यहाँ पे मैंने इसको नेक्स्ट 1 पे मैंने स्टोर करवा लिया दैट इज़ आपका कॉस्ट ऑफ n-1। तो हम लोग एक बार एक एरे ले लेते हैं, कॉस्ट एरे। मे बी आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। मान लीजिए अगर आपको कॉस्ट एरे ये दिया होता 10, 20, 30, 20, 30, 10, मान लीजिए अगर आपको कॉस्ट एरे ये दिया हुआ है, तो इसका इंडेक्स भी लिख लेते हैं हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5। एन आपका क्या है, कॉस्ट डॉट लेंथ, एन आपका क्या है, कॉस्ट डॉट लेंथ, यानी एन आपका अभी क्या हो गया यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर टेस्ट केस के लिए, इस वाले के लिए 6 है। तो अगर आपने क्या, और नेक्स्ट 2 देखिए, आप अपना लूप तो यहाँ से चलाना स्टार्ट करेंगे, जो आपने डीपी एरे जो टेबुलेशन में जो किया है वो आप n-2 से आप अपना लूप चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट 1, अब मैं क्या स्टोर करवा ले रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ n-1, कॉस्ट ऑफ 6-1 दैट इज कॉस्ट ऑफ 5 पे जो पड़ा है दैट इज 10। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने अपना लूप लगाना स्टार्ट किया, n-2 से मैंने लूप लगवाना स्टार्ट किया, राइट। तो i इक्वल टू सबसे पहले मेरा क्या हो गया बताइए, i इक्वल टू मेरा देखिए n मेरा 6 है, तो i सबसे पहले फोर्थ इंडेक्स के लिए सबसे पहले मेरा सॉल्व होगा। जैसे ही फोर्थ इंडेक्स के लिए सॉल्व होगा तो मेरे को देखिए, मैं एक इंट करंट कि उस पर्टिकुलर बॉक्स पे क्या वैल्यू आनी चाहिए थी उसके लिए मैंने वो वेरिएबल बनाया इंट करंट, उस पर मैंने स्टोर करवा लिया दैट इज़ व्हाट n1 प्लस n2, राइट। n1 प्लस n2 में क्या पड़ा है आपके, n1 प्लस m2 में पड़ा है आपके, देखिए क्या आप इधर n1 प्लस n2 करना है आपको, नहीं। देखिए अभी यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपकी आइट्रेशन i इक्वल टू 4 के लिए चलेगी, राइट, करेक्ट। तो अब आप देखिए यहाँ पे n1 n2 पे आपके क्या पड़ा है। अब आप क्या करोगे, अब सबसे पहले करंट इंडेक्स के लिए आप सॉल्व करो, यानी i इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व करो। तो आपने करंट एक वेरिएबल बनाया, उसमें आपने क्या किया, आपने क्या किया, कॉस्ट ऑफ i प्लस किया, प्लस आगे के जो 2 वेरिएबल थे मैथ डॉट मिनिमम ऑफ n1 n2 का मिनिमम निकाला। यही तो करते थे आप टेबुलेशन में, देखो i+1 और i+2 का मिनिमम निकाला। लेकिन इनिशियली n1 n2 में आपकी क्या वैल्यू है 0,10, जो कि लास्ट इंडेक्स, जो कि लास्ट वाले 2 बॉक्सेस की वैल्यू थी, राइट। तो वही आपने कर लिया। तो इधर क्या बना, कॉस्ट ऑफ i अगर आप करोगे दैट इज कॉस्ट ऑफ 4 दैट इज 30 प्लस मिनिमम ऑफ n1 n2 दैट इज मिनिमम इज 0, तो भी हो गया 30, ठीक है। अब अगली आइट्रेशन आपके लिए क्या हो जाएगी, i इक्वल टू 3, बट i इक्वल टू 3 के लिए आपके लिए i इक्वल टू 3 के लिए n1 क्या होना चाहिए था। अगर आप टेबुलेशन की बात करें तो n1 क्या होता, दैट इज dp ऑफ 4 नेक्स्ट 1, और नेक्स्ट 2 क्या होता, दैट इज dp ऑफ 5। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये किसकी वैल्यू है आपने स्टोर करवा रखी है। ये देखिए नेक्स्ट 2 में भी आपके पास किसकी वैल्यू स्टोर है, जो आपके टेबुलेशन में जो पड़ा था, तो ये किसकी वैल्यू स्टोर है n2 में बताइए, dp डॉट लेंथ -1 की, डैट इज जो हमारे टॉप की वैल्यू है, dp डॉट लेंथ है कितने लेंथ का था, 6 लेंथ का बना था, 6 + 1 लेंथ का बना था दैट इज 7। तो आपके dp ऑफ 6 में आपकी 0 पड़ी है, और dp ऑफ ये आपके dp ऑफ 5 की वैल्यू है, जो कि हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवा रखा है दैट इज 10, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, अगली आइट्रेशन के लिए तो dp ऑफ 4 और dp ऑफ 5 चाहिए था, लेकिन मेरे पास तो अगर dp ऑफ 6 dp ऑफ 5 की वैल्यू स्टोर है नेक्स्ट 2 में, अगर मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बिना अपडेट किए मिनिमम निकाल दिया, मान लीजिए मैंने करंट मैंने सॉल्व किया और मिनिमम मैंने निकाल दिया, मान लीजिए देखिए ऐसे बिना n1 n2 अपडेट किए, तो मैं किसकी वैल्यू यूज़ कर लूँगा, मैट डॉट मिनिमम, मैं इसको सीधा मिनिमम ही लिख देता हूँ, मिनिमम ऑफ n1 n2। अभी n1 n2 में क्या पड़ा है 10,0, मैंने यूज़ कर ली dp 6 और dp ऑफ 5 की वैल्यू, जो कि गलत होगी। इट मीन्स हर एक आइट्रेशन सॉल्व करने के बाद मुझे n1 n2 को अपडेट करना पड़ेगा।
अब N2 को किससे अपडेट करेंगे, देखिए N2 आपका बन जाएगा N1, सोच के देखिए, और N1 आपका क्या बन जाएगा, जो आपने करंट अभी सॉल्व किया है, जो आपने अभी करंट सॉल्व किया वो हो जाएगा। अब बोलोगे कैसे भैया, तो अभी हम ये देख लेते हैं, राइट। मान लीजिए आप इस इंडेक्स के लिए सॉल्व कर रहे हो, ओके, ये दो वैल्यू तो आपने फिल करवा रखी है। सबसे पहले आपने इस इंडेक्स के लिए आपने सॉल्व किया, सबसे पहले आपने इस इंडेक्स के लिए सॉल्व किया। अब जैसे ही आपने इस इंडेक्स के लिए सॉल्व कर लिया, अब आप पहुंच जाओगे इस आइट्रेशन पे। पिछली आइट्रेशन में ये आपका करंट था, राइट, ये आपने करंट मैंने स्टोर करवा लिया, और ये आपका क्या था N1, ये आपका था N2। अब आप पहुंच गए इस वाले पे, आपने ये वाले करंट की वैल्यू किस में स्टोर करवा ली, ये वाले जो बॉक्स में आना चाहिए था, ये करंट की वैल्यू किस में स्टोर करवा ली, आपने करंट वेरिएबल में, करेक्ट, करंट वेरिएबल में आपने स्टोर करवा लिया। अब अगली आइट्रेशन i=3 के लिए, ये थी आपकी फर्स्ट आइट्रेशन, ये थी आपकी सेकंड आइट्रेशन, ये बनी आपकी सेकंड आइट्रेशन। जैसे ही आपकी ये सेकंड आइट्रेशन बनी, तो अब आप सोच के देखिए, तो जब आप ये सेकंड आइट्रेशन के लिए जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, इसके लिए नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वन तो हमारा करंट हो जाएगा ना, ये देखिए, तो वही तो किया मैंने, नेक्स्ट वन में करंट, और N2 तो ये वाला हो जाएगा ना इस पर्टिकुलर आइट्रेशन के लिए। N2 में क्या था, जो प्रीवियस में N1 था, तो देखिए मैंने N2 में N1 डाल दिया है, करेक्ट, मे भी अब आपको समझ में आया होगा। तो मैंने अब क्या करा, N2 और N1 को अपडेट कर दिया। जैसे ही मैंने N2 और N1 को अपडेट किया, तो अब यहाँ पे सोचिए, तो ये तो मैंने पुरानी वैल्यूज़ लिखी थी जो कि गलत थी, जो ये थी कब, जब मैंने बिना अपडेट करे मैंने यूज़ कर लिया अगर, लेकिन अब मैं अपडेट कर चुका हूँ। जैसे ही मैंने अपडेट किया, तो मेरी N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ करंट, करंट में क्या पड़ा है आपका 30, और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अपन नेक्स्ट वन पे था, दैट इज़ 10। देखिए नेक्स्ट वन पे इनिशियली 10 पड़ा था ना, तो वो आ गई आपकी N2 की वैल्यू। अब आप इन दोनों में मिनिमम निकालिए, N1 N2 दैट इज़ 30 10, तो इसका मिनिमम आप ये निकालेंगे ना, देखिए अब यही करेंगे, यहाँ पे 10 आ गया आपके, और आपने करा यहाँ पे, अब अगली आइट्रेशन आप सॉल्व कर रहे हैं i=3 के लिए, तो आपने किया N1 N2 का मिनिमम। अब जैसे कॉस्ट ऑफ आई पे अब आपके क्या पड़ा है, देखिए जरा, i=3 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो i=3 पे 20 आपके पड़ा है, 20 प्लस मिनिमम ऑफ N1 N2, N1 N2 का मिनिमम क्या है, दैट इज़ 10। अगेन देखिए यहाँ पे 30, i=3 का मतलब पता है क्या, आपने करंट=3, करंट=3, यानी 3 वाले इंडेक्स बॉक्स के लिए आपने वैल्यू निकाल ली है, और करंट, और 3 वाले बॉक्स पे हम लोग क्या स्टोर करवाते थे, 3 वाले बॉक्स पे, यानी दिस वन 0 1 2 3, 3 वाले बॉक्स पे हम लोग क्या स्टोर करवाते, 3 to 6 जाने का मिनिमम कॉस्ट, या 3 to टॉप जाने का मिनिमम कॉस्ट, राइट। तो ये देखिए ये आ गया 3। अब अगली आइट्रेशन के लिए आपका N1 अपडेट हो जाएगा किससे, N1 अपडेट हो जाएगा करंट से, दैट इज़ 30, और N2 अपडेट हो जाएगा आपका किससे, जो कि पहले N1 था। पहले N1 में क्या पड़ा था, देखिए ये देखिए, पहले N1 में ये पड़ा था 30, तो N2 में भी 30 आ गया, राइट। अब आपकी चली थर्ड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन जैसी ही चलेगी, तो अब आपकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ 2, करेक्ट। अब आपने क्या करा, सेम अगेन करंट, कॉस्ट ऑफ आई, यानी कॉस्ट ऑफ आई, यानी कॉस्ट ऑफ 2 पे क्या पड़ा आपके, दैट इज़ 30, कॉस्ट ऑफ 2 पे आपने क्या पढ़ा, देखिए मैं लिख भी देता हूँ एक बार, कॉस्ट ऑफ 2 प्लस मिनिमम ऑफ N1 N2। अब आप i=2 के लिए सॉल्व करो, तो आपका नेक्स्ट वन क्या होना चाहिए था, i=3 वाला, और नेक्स्ट 2 क्या होना चाहिए था, i=4 वाला, जो कि हमने स्टोर करवा के रखा है। तो कॉस्ट ऑफ 2 पे आपके क्या पड़ा था, देखिए 30, तो आपने कर दिया 30 प्लस मिनिमम ऑफ N1 N2, 30 का मिनिमम क्या, दैट इज़ 30, अगेन 60। तो N1 को आपने, N1 में क्या स्टोर करवा लिया आपने, N1 में आपने स्टोर करवा लिया, बताइए आपका करंट, दैट इज 60, और N2 में आपने क्या स्टोर करवा लिया, N2 में आपने स्टोर करवा लिया जो कि पिछले में N1 में था, N1 में क्या पड़ा था, दैट इज 30, राइट। अब देखिए, अब आपकी फोर्थ आइट्रेशन चलेगी, फोर्थ आइट्रेशन, तो i=, आपका क्या हो जाएगा 1। जैसे ही i=1 हुआ आपका, तो आपने अगेन करंट सॉल्व किया, करंट में आपने क्या करा, कॉस्ट ऑफ 1 प्लस मिनिमम ऑफ N1 N2, राइट। अब आपने कॉस्ट ऑफ 1 पे आपके क्या पड़ा, दैट इज 20,
और मिनिमम ऑफ N1 कॉमा N2 यानी देखिए इन दोनों का मिनिमम दैट इज़ 30, ये हो जाएगा 50। अब अगले आइट्रेशन के लिए आपका N1 अपडेट हो जाएगा किससे, करंट से, दैट इज़ 50। जो वैल्यू करंट की वैल्यू पे क्या है, दैट इज़ 50। और N2 किससे अपडेट हो जाएगा, जो पिछले में N1 में था, दैट इज़ 60, राइट। अब ये देखिए, और अब आप देख लीजिए यहाँ पे आपका आ जाएगा फिफ्थ आइट्रेशन चली गई अब आपकी जैसी फिफ्थ आइट्रेशन चली तो फिफ्थ आइट्रेशन i इक्वल टू 0 के लिए चलेगी, करेक्ट। तो आपका करंट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 0 प्लस मिनिमम ऑफ N1 कॉमा N2। तो कॉस्ट ऑफ 0 पे आपके क्या पड़ा है, दैट इज़ 10। मिनिमम ऑफ N1 कॉमा N2 पे क्या पड़ा है, देखिए इन दोनों का मिनिमम दैट इज 50, करेक्ट। और यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 60। अब N1 को आप किससे अपडेट कर दोगे, दैट इज 60, और N2 को आप किससे अपडेट कर दोगे, दैट इज 50। तो अब जरा आप ये सोच के देखिए, ये N1 और ये N2 जब आप i इक्वल टू 0 अगर आप सॉल्व कर चुके हो, यहाँ पे अब जरा इस पे फोकस फरमाइएगा, इस बॉक्स पे। देखिए कभी भी आप, अगर आप ये वाला बॉक्स जब आप सॉल्व कर चुके होते, दैट इज़ ये मान लेते हैं, अब इसका इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ये दो वैल्यू तो हम फिल करवा लेते थे। और जैसे ही हम इस वाले बॉक्स के लिए करंट अपना सॉल्व कर लेते थे, N1 मिनिमम ऑफ N1 कॉमा N2 प्लस दैट इज़ कॉस्ट ऑफ 4, जैसे ही मैं स्टोर कर लेता फिर मैं N1 N2 अपडेट कर देता था। N1 N2 जब अपडेट हो जाता था तो वो किसके लिए अपडेट हो जाता था, इसके लिए, थर्ड इंडेक्स के लिए, कि थर्ड इंडेक्स के लिए N1 क्या है दिस एंड N2 क्या है दिस। अब आप सोच के देखिए कि जैसे ही मैंने आई करंट इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व किया जब यहाँ पे, और N1 और N2 को अपडेट कर दिया है, और N1 और N2 को जैसे ही मैंने अपडेट कर दिया है, तो ये किस इंडेक्स के लिए अपडेट किया है, मैंने इस इंडेक्स के लिए अपडेट किया है कि थर्ड इंडेक्स के लिए N1 क्या है 4 और N2 क्या है 5। और यहाँ पे अगर मैं टेबुलेशन पे ध्यान दूँ, अगर मैं अपने टेबुलेशन पे ध्यान दूँ, तो मैं यहाँ पे क्या स्टोर करवाता था, 4 से 6 जाने का मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे क्या स्टोर करवाता था, 5 से 6 जाने का मिनिमम कॉस्ट, राइट। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस अगर आप देंगे, लेट्स अज्यूम, अब जब आप करंट इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर चुके हैं और आपने N1 N2 अब आपने अपडेट कर दिया है, तो N1 N2 किसके लिए अपडेट कर दिया, लेट्स अज्यूम कर लिए, अगर आपका यहाँ पे कोई एक हाइपोथेटिकल इंडेक्स होता दैट इज़ -1, अगर आपका कोई हाइपोथेटिकल इंडेक्स होता तो उसके लिए N1 क्या हो चुका है, दैट इज़ 0, और N2 क्या हो चुका है, दैट इज़ 1, राइट। ये वाला जब अपडेट हो चुका है, जब हमने सॉल्व कर लिया और जब अपडेट हो चुका है, तो N1 में क्या पड़ा होगा, जब सारी इटरेशन चल जाएगी तो N1 में क्या पड़ा होगा, N1 में पड़ा होगा 0 टू टॉप जाने का, देखिए 0 टू टॉप जाने का मिनिमम कॉस्ट, राइट। और N2 में क्या पड़ा होगा, 1 टू टॉप जाने का मिनिमम कॉस्ट, राइट। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, या तो मैं अपने 0 से स्टार्ट कर सकता हूँ या मैं अपने 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो इन दोनों में जो मिनिमम होगा, क्या वो मेरा फाइनल आंसर बनेगा, दैट इज़, देखिए मेरा जो फाइनल आंसर बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, फाइनल आंसर बनने वाला है मिनिमम ऑफ N1 कॉमा N2। और ये N1 कॉमा N2 कब, जब सारे आइट्रेशन रन हो जाएंगे उसके बाद लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये इसका 50,60 का मिनिमम दैट इज़ 50, ये आपका फाइनल आंसर बनने वाला है। इट मीन्स आप फॉर दिस इंडेक्स, फॉर दिस टेस्ट केस, फॉर विच टेस्ट केस, फॉर दिस टेस्ट केस 10 20 30 20 30 10, इसके लिए आप अगर 1 इंडेक्स से अगर आप चलना स्टार्ट करोगे ना टॉप जाने के लिए, तो आप मिनिमम कॉस्ट पे पहुंचोगे। तो आप बोलोगे भैया तो टेबुलेशन से भी आंसर आना चाहिए, अब आपको पता है टेबुलेशन से भी यही आंसर आना चाहिए। तो अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक बार आप सॉल्व करके देख लिए, टेबुलेशन में फटाफट सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आता टेबुलेशन, तो आप पिछली वीडियो जरूर जाके देखें। तो आप पहले देखिए टेबुलेशन के लिए आप कितने लेंथ का एरे बना लेंगे, 7 लाइन का, 0 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ का एरे बन गया। मैं इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 6 to 6 जाने का मिनिमम कॉस्ट दैट इज़ 0, 5 to 6 जाने का मिनिमम कॉस्ट जो कि यहाँ पे पड़ा है दैट इज़ 10। अगर मुझे 4 से 6 जाना है तो इन दोनों में जो मिनिमम है
इन दोनों में जो मिनिमम दैट इज़ 0, 0 प्लस कॉस्ट ऑफ 4, 0 1 2 3 4 और ये 5, कॉस्ट ऑफ 4 दैट इज़ 30, 30 प्लस 0 दैट इज़ 30। हाँ, अब इन दोनों में मिनिमम थर्ड इंडेक्स भर रहा हूँ तो दैट इज़ 10, 10 प्लस कॉस्ट ऑफ 3, कॉस्ट ऑफ 3 पे क्या पड़ा है 20, दैट इज़ 30 अगेन। अब इन दोनों में मिनिमम दैट इज़ 30 प्लस कॉस्ट ऑफ 2 दैट इज़ 60। देखिए ये 60 आ रहा था क्या, 2 से 6 जाने का मिनिमम कॉस्ट दैट इज 60 है। अब देखिए जब आपने आइट्रेशन 2 सॉल्व किया होगा, जब आपने आइट्रेशन 2 सॉल्व किया होगा तो देखिए ये क्या बता रहा है N1, जो अपडेट हो चुका है ये यही बता रहा है N1 कि 2 से 6 जाने का मिनिमम कॉस्ट, राइट। तो इधर भी देखिए 60 आ रहा है 2 से। अब देखिए इन दोनों का अगेन मिनिमम 60, 30 का मिनिमम 30, कॉस्ट ऑफ 1 दैट इज़ 20, 20 प्लस 30 दैट इज़ 50। अब इन दोनों का मिनिमम दैट इज़ 50, 50 प्लस 10 दैट इज 60। आप किससे स्टार्ट करना चाहोगे, 0 से कि 1 से? 0 से भी आप स्टार्ट कर सकते थे, 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, बट आप किससे स्टार्ट करना चाहोगे? आप स्टार्ट करना चाहोगे 1 से। तो इन दोनों का मिनिमम दैट इज़ 50। क्या आंसर हमारा 50 करेक्ट आ रहा है? यानी हमारा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन हमारा करेक्ट, जो हमने अप्रोच बनाई है वो करेक्ट है। तो एक बारी फटाफट कोड हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए मुझे इन दोनों की नीड नहीं है, इन दोनों की नीड नहीं है, राइट। और इसकी जगह मैं क्या वेरिएबल बना ले रहा हूँ, इंट नेक्स्ट टू। आपको अगर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन सीखना है तो मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको आपको फोकस करना पड़ेगा कि हम कैसे स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे मैंने कर लिया इंट नेक्स्ट वन, उसमें स्टोर करवा लिया कॉस्ट ऑफ n-1 और इधर मैंने नेक्स्ट टू पे स्टोर करवा लिया 0। अब मैं लूप लगाऊंगा n-2 से और i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, करेक्ट। तो i माइनस माइनस मैंने कर दिया। अब मैं करंट i के लिए सॉल्व करूँगा तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंट करंट दैट इज़, आपको पता है कॉस्ट ऑफ i प्लस मैथ, जावा में मिनिमम कैसे निकालते हैं, मैथ डॉट मिनिमम नेक्स्ट 1 कॉमा नेक्स्ट 2। अब आपको एक और चीज़ पता है, फिर अगले जब जैसे ही अगले आइट्रेशन के लिए आपको नेक्स्ट 2 को अपडेट करने का पड़ेगा, किससे, जो भी आपका नेक्स्ट 1 है, और नेक्स्ट 1 को किससे अपडेट करना पड़ेगा, जो आपने अभी करंट निकाला। और जब पूरा लूप जब रन हो जाएगा, जब पूरे नेक्स्ट 1 पूरा आई आइट्रेशन, जब सारे आइट्रेशन जब सॉल्व हो जाएंगे तो आपका आंसर क्या बन जाता है, नेक्स्ट 1 कॉमा नेक्स्ट 2 पे जो मिनिमम पड़ा होगा वो। अब इसको रन करके देखिए, सर्वर स्लो चल रहा है इसलिए देर से रन हो रहा है। देखिए करेक्ट आ रहा है आंसर। अब आप इसको सबमिट करके देखिए, आज लीड कोड का सर्वर लगता है बहुत स्लो चल रहा है। ये देखिए एक्सेप्ट हो रहा है, अब आपका सबमिट भी हो रहा है। तो एक बारी आप इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करिए। देखिए अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करिए। अब आपको पता है कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो आपको पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कि कितने विद इन आपका कोड, कितने विद इन सेकेंड में आपका कोड चल रहा है, क्या कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस अगर आप सॉल्व कर रहे हो, आपका कोड कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, कि आपका कोड कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए ये तो आपने ऑर्डर ऑफ 1 में बना लिया वेरिएबल, यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ 1 में आप वेरिएबल बना लेंगे, यहाँ पे भी आप ऑर्डर ऑफ 2 में वेरिएबल बना लेंगे, ऑर्डर ऑफ 1 में सॉरी ऑर्डर ऑफ 1 में वेरिएबल बना लेंगे। और मेन जो आपका आइट्रेशन रन करेगा वो फॉर लूप कितनी बार आइट्रेशन रन कर रहा है, वर्स्ट केस में n बार रन कर रहा है। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 ही है, ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब क्या होता है कि आपने क्या 1 बाइट स्टोरेज यूज़ करी है या 1 MB यूज़ करी है, ये मतलब होता है क्या, नहीं। ऑर्डर ऑफ 1 का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप कांस्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे हो। अब कांस्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे हो इसका मतलब भैया कि आप कांस्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है अगर आप टैबुलेशन पे फोकस करिए, आप टैबुलेशन का जो कोड था उस पर अगर आप फोकस करते, अगर आपका n लेंथ का कॉस्ट एरे होता है तो आप कितने लेंथ का DP एरे बनाते थे, n+1 लेंथ का। ये देखिए इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ। देखिए अगर आपका
अभी हम टेबुलेशन की बात कर रहे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। कॉस्ट एरे अगर आपका n लेंथ का होता है तो आप डीपी एरे कितने लेंथ का बनाते थे? n+1 लेंथ का, करेक्ट जी? ठीक है, इट मीन्स अगर आपका n 100 हुआ तो आप 101 लेंथ का एरे बनाएंगे। अगर आपका कॉस्ट एरे 10⁻³ हुआ तो आप 10⁻³ + 1 लेंथ का एरे बनाएंगे। अगर आपका कॉस्ट एरे 10⁻4 हुआ तो आप 10⁻4 + 1 लेंथ का एरे बनाएंगे। अगर आपका एरे 10�5 हुआ तो आप 10�5+ 1 लेंथ का एरे बनाएंगे, करेक्ट? इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे आपका n इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपका स्पेस भी इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टेबुलेशन में क्या आ जाती थी? वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n। बट अगर आप यहाँ पे फोकस फरमाएंगे इस वाले कोड को जो कि हमने स्पेस ऑप्टिमाइजेशन किया है, आपने बस 2 वेरिएबल लिए हैं, नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 1, ठीक है? अब आप देखिए, अगर आपका जो कॉस्ट एरे अब कितने का भी हो, जैसे 100 मान लीजिए 100 लेंथ का है, तो आप क्या करते? नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट 1 ही वेरिएबल, फिर से 2 वेरिएबल ही बनाते और उसके अकॉर्डिंग आप सारे सॉल्व करते जाते। अगर आपका कॉस्ट एरे 10⁻4 का है तो फिर से 2 वेरिएबल ही यूज़ हो रहा है, नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 1, फिर वो बाद में बस अपडेट हो रहे हैं, राइट? अगर आपका एरे 10⁸ लेंथ का कॉस्ट एरे तो फिर अगेन 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। इट मीन्स देखिए, आपका n जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, आपका स्पेस इंक्रीज नहीं हो रहा, स्पेस आपका सेम ही रह रहा है। बस जो 2 वेरिएबल आपने यूज़ किए हैं, दिस वन, सिर्फ दिस वन आपने यूज़ किया है। इट मीन्स अगर आपका कोड जैसे जैसे कोड का जो इनपुट है जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो दैट मीन्स आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो होने वाला ऑर्डर ऑफ 1। इट मीन्स आप कांस्टेंट स्पेस यूज़ करो। बेशक आप सोच के देखिए, बेशक आप कभी आप अपने कोड में ना एक एरे यूज़ कर लीजिए, लेकिन वो हर एक आइट्रेशन के लिए जैसे जैसे n बढ़ता जाए, जैसे जैसे n बढ़ता जाए, बट आपने सिर्फ इतनी लेंथ का एरे यूज़ कर रहे हो, चाहे n बढ़ता जाए तो आप बस 5 लेंथ का ही एरे यूज़ कर रहे हो, n जितना मर्जी बड़ा हो जाए, तब भी इसको हम ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट स्पेस ही बोलेंगे, राइट? समझ गए इसको, जिसको हम ऑर्डर ऑफ 1 बोलते हैं, ठीक है? बस तो इट मीन्स कांस्टेंट स्पेस का मतलब क्या है? कांस्टेंट स्पेस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आपका इनपुट इंक्रीज करे तो आपके स्पेस में इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जितना आप स्पेस यूज़ कर रहे हैं उतना ही स्पेस रहे सारे टेस्ट केसेस के लिए, ठीक है? लेकिन जैसे ही आपके स्पेस पे इफेक्ट पड़ने लगा, इट डजेंट मीन कि आपका स्पेस ऑप्टिमाइज हुआ है। चाहे आप ये बोल सकते हैं कि आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n, ये भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे n आपका बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका स्पेस बढ़ रहा है, तो उसको ऑर्डर ऑफ n बोलेंगे, राइट? तो आपको मे भी समझ में आएगा व्हाट इज़ कांस्टेंट स्पेस ऑर्डर ऑफ 1। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 1 बाइट में हमने करना है, कि 1 MB में करना है, कि 1 गीगाबाइट में करना है, 1 GB में करना है, कुछ भी, राइट? तो मे भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले इन डेप्थ विद ड्राई रन, राइट? क्योंकि ड्राई रन करते हैं तो हमारे दिमाग में चीज़ें घुसती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट यही है रिकर्जन में कि हम ड्राई रन कैसे करते हैं। जितना अच्छा हम ड्राई रन करेंगे उतनी जल्दी हम कोड में अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो वो पकड़ भी पाएंगे, करेक्ट? तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।